नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 78। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। रुक्मणी देवी अपने पतिदेव को कहने लगी, मैंने बहुत बार अंजलि को समझाने की चेष्टा की ताकि अपने पति पर इस कदर दोषारोप न करे, मगर वह तो मेरी बात माननी ही नहीं। जब बार बार यही सारे बात उससे कहा जाए और बात बात पर उस पर दोष देते हुए और कोसते हुए अनाप शनाप कहती रहे तो कहीं ना कहीं उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है कि प्रकाश सोचते सोचते अवसाद में आकर कोई गलत राह पर चल दे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा। अपने पत्नी की टिप्पणी पर राय व्यक्त करते हुए रामस्वरूप जी कहने लगे, मैं भी कोई दिनों से यही सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में कुछ वैसी ही आशंका बनती जा रही है। मैं सभी विषय को समझ रहा हूँ, विशेषकर पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की प्रक्रिया रहनी चाहिए ताकि प्रकाश के मन में भी तसल्ली हो तथा उनमें आपसी प्रेम बनी रहे। इस वक्त हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि एक तरफ जहां हमारे उम्र हो गई है कि कब किसकी बुलावा आएगा कुछ कह नहीं सकते और 2-4 रोज के मेहमान हूँ। समझो, ऐसे समय में अंजलि के जीवन में कोई दुर्घटना हो गई तो उसे कौन संभालेगा। मगर हमारी बेटी को पता नहीं क्या हो गई है कि बात बात पर अपने पति से लड़ती रहती है। ऐसे में कब तक किसी के मन मिजाज सही रह सकता है। अभी हमारे समय अच्छा नहीं है जो हम सभी को समझने होंगे। मेरे ही कहने पर यह लोग गांव में आ गए, नहीं तो हो सकता है कि फिर से कहीं और जगह पर किराए की मकान लेकर रहते। यहाँ पर सारे सुविधाएं शहर जैसा ना हो, मगर यहाँ के जीवन इतना भी कठिन नहीं है कि हम लोग ना रह सकें। रही बात बच्चों का, तो तीनों बेटे घर से निकले हैं जो कभी वापस नहीं लौटेंगे। यह समय समय की बात है जब पढ़ाई करने को बच्चे लोग कहीं विदेश में जाते या अच्छा पढ़ाई लिखाई के बाद परदेश में जाकर नौकरी करते हैं तो वहाँ के होकर रह जाते, क्योंकि वहाँ पर मोटी तनख्वाह के साथ साथ सुविधा भी अच्छे मिल जाती है। रही पूर्वा की बात, वहीं एक हो सकता है कि अपने माता पिता के साथ रह जाएं। ऐसी स्थिति में यह लोग गांव में ही रहे तो भला क्या मुश्किल है। मगर अंजलि समझती नहीं है। सारे पैसा तो बच्चों के परवरिश के खातिर लुटा दिया, बेचारे के पास अब रहा ही क्या ताकि शहर में जाकर पुनर्वास कर सके। इस लिहाज से यह जगह हम सभी के लिए वरदान जैसी है। अंजलि के बेटा कमलाकांत गुस्सा करते हुए घर से चला गया। ऐसे में घर के माहौल फिर से गमगीन माहौल में बदल गई। एक तरफ जहां अंजलि रोती रहती है, वहीं पूर्वा तथा प्रकाश के भी मानसिक स्थिति सही नहीं है। घर के गमगीन माहौल के बीच सभी लोग ने शब्द जीवन व्यतीत करने लगे। 2-4 दिन यूं ही बीत गई। प्रकाश किसी से कुछ कहना छोड़ दिया। सुबह घर से निकलता है, खेत खलियान और नदी किनारे बसेरा कर लिया तो कभी गांव के किसी किनारे में हरा भरा घासों पर बैठकर तरह तरह की बातें सोचता रहता है और बीते हुए पूरे जीवन भर के हिसाब किताब करते रहता है। जीवन में क्या खोया और क्या पाया उसी का मूल्यांकन में जुटा रहता है। कहाँ से समय निकल जाता कुछ पता ही नहीं चलता। जब उसे घर की याद आता तो इस बात की एहसास होता कि रात काफी हो गई है, तो अपने आप वापस घर में लौट कर आ जाता, जहाँ से जो पैसा वगैरह मिलता है लाकर अंजलि के हाथों में देता है। तो कभी किराने वाले खुद ही घर में राशन वगैरह पहुंचा कर जाते। यह सब रामस्वरूप जी तथा अनंतराम जी के ही कहने पर काम करते हैं। तभी एक रोज शाम ढलकर रात हो गई, पर रोज की तरह प्रकाश अभी तक घर में नहीं लौटा। अंजलि मन ही मन गुस्सा करती रही तो बेटी पूर्वा के पूछने पर रोज की तरह झुंझलाते हुए कहने लगी, आ जाएंगे, शाम होते ही कब घर में आते हैं। कहीं बैठे होंगे गप्पे करते, और क्या काम बचा है। पूरे परिवार को तो बर्बाद करके रखा है। अब चैन से गांव में आकर गांव के हवा पानी में मजा ले रहे हैं और हम यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। उसे तो किसी बात की चिंता नहीं है। पूर्वा को अपनी माँ की बातें अच्छी नहीं लगती
और मन ही सोचने लगी, मुझे मेरे पापा जी के साथ माँ जी के इस प्रकार की बर्ताव अच्छी नहीं लगती। बात बात पर पापा जी को इस कदर टोकना ठीक नहीं है। माँ हमेशा पापा जी पर गुस्सा करती है, जो बिल्कुल गलत है, मगर मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। अगर कुछ कहूँगी तो मुझे ही पिटाई करेंगी। पूर्वा बार बार घड़ी की तरफ ताकती रही और सोच रही कि रात तो बहुत हो गई है, पापा जी अभी तक क्यों नहीं आए। घड़ी में बढ़ती समय के साथ साथ उसके मन में व्याकुलता बढ़ती जा रही है, मगर अपने माँ को कुछ कहने से भी डर रही है। तभी लगभग रात 10 बज गई। पूर्वा अपने नानी जी के पास गई और व्याकुलता के साथ विस्तार पूर्वक कहने लगी, नानी जी, पापा जी अभी तक घर में नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ है। रुक्मणी देवी घड़ी की ओर ताकते हुए सांत्वना भरे लहजे में कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, खाना खाकर सो जाओ। पूर्वा मन ही मन सोचने लगी, रोज पापा जी के साथ बैठकर खाना खाती हूँ तो आज भला उनके बिना कैसे खाना खा लूँ। सोचते हुए पूर्वा चुपचाप अपने पापा जी के बिस्तर पर जाकर लेट गई और लेटी हुई चुपचाप सोचने लगी। उसके मन में तरह तरह की चिंता सताने लगी। ऐसे में रुक्मणी देवी धीरे से उठकर पति रामस्वरूप जी को कहने लगी, सुनिए जी, दामाद जी अभी तक घर में नहीं लौटे। आप देखिए ना, दामाद जी अभी तक घर में क्यों नहीं आए। आप थोड़ा बाहर जाकर देखिए कि कहाँ पर बैठे हैं। अपने पत्नी की बातें सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए रामस्वरूप जी कहने लगे, रात तो बहुत हो गई है, इतनी रात को भला वह कहाँ हो सकता है। रुक्मणी देवी व्याकुलता भरे लहजे में कहने लगी, आप तो टॉर्च लाइट लेकर जाइए और जहाँ जहाँ दामाद जी बैठते हैं वहाँ पर देखकर आइए कि कहाँ बैठे हैं। हो सकता है कि उन्हें भी समय के ख्याल नहीं होंगे तो बैठे रहे होंगे। अपने पत्नी के बातों की समर्थन करते हुए कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो, शायद उसे समय का पता ही नहीं रहा होगा, मगर यह कैसे पता लगेगा कि वह कहाँ पर बैठे हैं। ऐसा करते हैं कि फोन करने पर पता चलेगा कि वह कहाँ पर है। ऐसे में पूर्वा से पूछने पर कहती है, पापा जी के फोन तो घर पर ही है, तो फोन कैसे करेंगे। रामस्वरूप जी के बहुत उम्र हो चुकी है, रात के अंधेरे में उनसे चला नहीं जाता, फिर भी अब मजबूरी है कि अपने दामाद जी को खोजने को जाना होगा। ऐसे में रात के अंधेरे में टॉर्च लाइट लेकर निकल पड़े। अंधेरी रात है, कृष्ण पक्ष के लगभग द्वादशी या त्रयोदशी चल रही है। ऐसे में चारों ओर काफी अंधेरा छाई हुई है। ऊपर से यहाँ पर शहर जैसे बिजली के लाइटों के चमकती उजाला नहीं है। दूर दूर कहीं कहीं बिजली के खंभे पर बिजली के बल्ब जलती दिखाई दे रही है, जिससे बिखरी लाइट से चारों ओर थोड़ी सी उजाला तो हो रही है, मगर अंधेरी रात के लिए यह काफी नहीं है। अपना टार्च की रोशनी से ही राह देखते हुए चिंता मग्न अवस्था में रामस्वरूप जी पद चलने लगे। रामस्वरूप जी अभी काफी उम्र के हो गए हैं, ऐसे में उन्हें भी रात के अंधेरे में चलने में काफी दिक्कतें हो रही है। फिर भी चलते चलते लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर बाजार में पहुंच गए, जो सबसे नजदीकी बाजार है। तब तक वहां पर लगभग सारे दुकानें बंद हो चुकी है, केवल धान के चक्की खुली हुई है। ऐसे भी अब थोड़ी सर्दी के मौसम आ गई है। गांव के वातावरण में भला इतनी रात तक कौन अपने दुकान खुली रखें। अग्रहायण की महीना लगभग आधे हो गई है। गांव के निराले वातावरण के कारण यहाँ पर इस समय काफी ठंडक होती है। ऐसे में कोई भी घर से बाहर रहने से बचने की कोशिश करते हैं, ताकि बदलते मौसम में कोई बीमार ना पड़ जाए। बाजार से वापस घर की ओर लौटते समय उन्हें खेत जोतने वाले बलराम चाचा के याद आ गया और सोचने लगे, कहीं प्रकाश उनके घर में तो नहीं है, क्योंकि अक्सर वह कहता है कि उनके पत्नी के चेहरा प्रकाश के माँ से हूबहू मिलती है। हो सकता है कि शायद वहाँ पर बैठकर बातें कर रहा हो। वैसे भी गांव में बहुत से लोगों के घरों में घड़ी नहीं है, लोगों से पूछकर काम चला लेते हैं या तो मोबाइल फोन पर टाइम देख लेते हैं। ऐसे में उन्हें रात के अंदाजा नहीं होते। सोचते सोचते रामस्वरूप जी बलराम जी के घर में पहुँचे, मगर वहाँ पर भी प्रकाश नहीं मिले। ऐसे में यह अनंतराम जी के घर गए, यह सोचकर कि शायद उनके घर में हो सकता है
क्योंकि अनंतराम जी के बेटों के साथ व्यवसाय में प्रकाश के भी भागीदारी है, तो हो सकता है कि उनके बेटों के पास बैठा होगा। मगर वहाँ पर भी रामस्वरूप जी को निराशा ही हाथ लगा। रामस्वरूप जी बड़ा ही चिंतामग्न अवस्था में घर में लौट कर आ गए और सोचने लगे, आखिर प्रकाश कहाँ गया होगा। फिर एक बार उन्हें लगा, ऐसा तो नहीं कि नदी किनारे किसी के साथ बैठकर गप्पे कर रहे हो। आता यह फिर से नदी किनारे की ओर गए। चारों ओर लाइट की किरणें बिखराते हुए रामस्वरूप जी देखने लगे, मगर वहां ऐसा कोई भी नहीं मिला। रामस्वरूप जी के कहने पर रुक्मणी देवी के साथ साथ बेटी अंजलि और पूर्वा भी बड़ी व्याकुल हो गई और सभी लोग अपने अपने मन में तरह तरह के विचार व्यक्त करने लगे कि आखिर प्रकाश गया भी तो कहाँ गया होगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।